नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरस। देवभूमि की उम्मीदों का बजट, जी हां, आज धामी सरकार बजट पेश करने जा रही है और दोपहर 2:30 बजे ये वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा और फिर देवभूमि का उम्मीदों का बजट बाहर आएगा। भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का बजट आज पेश होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे करीब 79,000 करोड़ रुपए का बजट। जी हाँ, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे बजट पेश करेंगे। तो तकरीबन ये माना जा रहा है कमोबेश के करीब 80,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश होगा और इसी के लमसम ये रहने वाला है बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे बजट पेश करेंगे। तो भराड़ीसैंण विधानसभा में धामी सरकार का आज बजट पेश होगा। जी हाँ, इस बार गैरसैंण में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे बजट और इस बीच वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे अपना पिटारा खोलेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जब पिटारा खुलेगा तो यह बजट प्रदेश के हित, विकास और उम्मीदों का बजट होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 2:30 बजे बजट पेश करेंगे। गैरसैंण विधानसभा में धामी सरकार का आज बजट पेश होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महिलाओं और उद्यमियों पर रहेगा फोकस। इस बजट की अगर कुछ विशेष बातों को अगर समझा जाए तो जोशीमठ में राहत सामग्री के लिए बजट आ सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कमोबेश। और साथ ही युवाओं और मजदूरों पर फोकस रहने वाला है सरकार का। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है इस बजट में। तो क्या क्या बड़ी बातें हैं हो सकती हैं इस बजट में, वो आपको बता रहे हैं। जैविक खेती पर सरकार का फोकस रह सकता है और पर्यटन के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही ई वाहन नीति के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण को किसी भी हद तक रोकना है। महिलाओं और उद्यमियों पर फोकस रहेगा। ये बड़ी इस बजट की बातें आपको बता रहे हैं कि क्या क्या रह सकती हैं। जोशीमठ में राहत सामग्री के लिए बजट आ सकता है, क्योंकि जोशीमठ एक बड़ी समस्या है सरकार के सामने। युवाओं और मजदूरों पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है, क्योंकि पलायन को रोकना है और रोजगार देना है। किसानों के लिए हो सकता है इसमें बड़ा ऐलान, जो छोटे मझोले किसान हैं उनके लिए ऐलान हो सकता है। और जैविक खेती पर सरकार का फोकस रह सकता है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में पर्यटन के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। ई वाहन नीति के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस हो सकता है। महिलाओं और उद्यमियों पर खासतौर पर फोकस रहने वाला है पहाड़ के इस बजट में। और चलिए गैरसैंण लिए चलेंगे सीधा। अंशुमन हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। दोपहर 2:30 बजे हालांकि बजट का ये पिटारा खुलेगा। अंशुमन, आप चूंकि वहां मौजूद हैं, और किस तरह का माहौल है अभी? हालांकि आज ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड की उम्मीदों का ये बजट रहने वाला है। तकरीबन कमोबेश 80,000 करोड़ के आसपास ये बजट होगा, जो कि पहाड़ में एक बड़े विकास की परियोजनाओं को संचालित करेगा। बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बजट होगा, और क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से बहुत जरूरी भी है ऐसा बजट। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि परिसर में ही मौजूद हैं विधानसभा के, और लगातार जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एक यूनिटी के साथ सभी लोग एक साथ पहुंचे यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से जो बेरोजगार युवा हैं, यूके SSSC हो, UKPSC हो, उसमें जिस तरीके से भर्ती धांधली के मामले सामने आए, पेपर लीक के मामले सामने आए, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए। पूरी भर्तियों की जांच की गई। कांग्रेस की यह मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में CBI की जांच होनी चाहिए, और क्योंकि जो बड़े आतंक सिंह है, जो बड़ी मछली है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ SIT जांच से करवाई जाए, STF जांच करे। तो ये कांग्रेस की लगातार जब से सदन की शुरुआत हुई है, सत्र की शुरुआत हुई है, तब से लगातार कांग्रेस इस तरीके प्रदर्शन करती आ रही है। आज के बजट को लेकर अगर सुनील बात करें तो ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उत्तराखंड को देखें तो पर्यटन उत्तराखंड की रीढ़ है। अगर पर्यटन को लेकर बजट में प्रावधान अच्छा किया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा फायदे भी होंगे। कई लोगों की आजीविका उससे जुड़ी होती है, कई लोगों के रोजगार उससे जुड़े होते हैं, चाहे चारधाम यात्रा की बात कर लें या उसके साथ ही कई ऐसे पर्यटन स्थल है जिसको विकसित करने की अभी इस वक्त जरूरत है। उसके साथ ही रोजगार पर इस बार के बजट में फोकस रहेगा, क्योंकि लगभग 80,000 करोड़ का पूरा ये बजट अनुमानित है।
और 2 बजे के बाद सदन के पटल पर ये बजट रखा जाएगा। तो इस बजट अंशुमन चूंकि कांग्रेस के विधायक वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और आज लगता है कि विशेष तौर पर बड़ा हंगामा कांग्रेस के विधायक यानी विपक्षी विधायकों के द्वारा किया भी जाएगा। मैं चाहूंगा कि एक बार आप कोशिश करें, जरा समझें क्या कुछ रणनीति अख्तियार की है विपक्ष के विधायकों ने। देखिए, विपक्ष के विधायक सुनील, मैं आपको बता दूं कि वो सब सदन के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो यहाँ पर आपसे 15 मिनट इधर आ जाए क्योंकि अभी 15 मिनट पहले वो लोग यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, अपने हाथ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। और मैं आगे बात करूंगा, मंत्री महोदय सामने खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें कि आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण है और इस बजट में आखिर क्या रहने वाला है। मेरे साथ उमेश कुमार जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, आज बजट पेश होने वाला है सरकार का, निर्दलीय विधायक होते हुए आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता के लिए किस तरीके का बजट होना चाहिए? देखिए, बजट तो आप जब लाएंगे, जब आप अपने को पहले कर्ज से उबारेंगे। आप 80,000 करोड़ के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। उस कर्ज का जो 8,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज है, उसे चुकाने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो अच्छे बजट की उम्मीद मुझे कम है, लेकिन उम्मीद है कि धामी जी जो है वो अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो राज्यपाल ने पिछले अभिभाषण में कहा था और जो इस अभिभाषण में कहा, उनमें जो भी बातें कही गई हैं वो पूरी होंगी। और आम आदमी के लिए बजट लुभावना होना चाहिए, सुखदायक होना चाहिए, उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो देखिए, हम पर्यटन पर आधारित राज्य हैं, तो हमें अंशुमन जरा पूछेगा उमेश जी से कि क्या जो विपक्ष के विधायक मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उसमें वो भी शामिल रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। एक तो विपक्ष, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो या कल जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, सीबीआई की जांच की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, जिस तरीके से यूपी पीएससी में भर्ती घोटाले हुए, क्या उनका समर्थन आप भी करेंगे सदन में? देखिए, मैंने विपक्ष के हर उस मुद्दे का समर्थन किया है जो राज्य के लोगों के लिए था, राज्यों के लोगों के हित में था और जनता के हित की, प्रदेश के हित की जब भी बात होगी, मैं विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा। क्या सदन में इस तरीके की प्रक्रिया सही है जिस तरीके सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था? देखिए, विपक्ष ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आदमी जो है वो उस समय जो भावनाएं जब आहत होती हैं, उत्तेजित होकर कोई कदम उठा लेता है। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हुआ है, टेबल तक तोड़ी गई, विधायक निधि बढ़ा दी गई है और इससे कितना विधायक निधि बढ़ा दी गई है, इससे विधायकों को तो खुशी होगी। 5 करोड़ कर दिया गया विधायक निधि को, लगातार विधायक मांग कर रहे थे। देखिए, पहले तो आप समझिए कि विधायक निधि बढ़ाने की मांग क्यों की जी। हम 28% जीएसटी जाता है। अगर आपको 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आपका जीएसटी में कट जाता है, आपको मिलता क्या है क्षेत्र में लगाने के लिए? विधायक निधि बढ़ाकर कोई विधायक की जेब में नहीं जा रहा, लगना वो क्षेत्र में ही है, जनता के हितों में, कामों में आना है। तो इसलिए हमारा ये प्रस्ताव था कि जितना हमारा जीएसटी कटता है उतने पैसे बढ़ा दीजिए, ताकि हमारी विधायक निधि से हम क्षेत्र के काम कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील, देखिए, क्योंकि हमारे साथ उमेश कुमार निर्दलीय विधायक है मौजूद थे और विधायक निधि को लेकर उन्होंने कहा कि जो विधायक निधि मिलती है उसमें जीएसटी कट जाती है और उससे जो बचता है उससे जो विधानसभा है उसका विकास नहीं हो पाता। और सभी विधायकों की ये मांग थी, पिछले विधानसभा के सत्र में भी ये मांग की गई थी कि विधायक निधि को बढ़ाया जाना चाहिए। आज के बजट को लेकर सभी को उम्मीदें हैं कि बजट अच्छा होना चाहिए, पर्यटन को उसमें बढ़ावा मिले, रोजगार को बढ़ावा मिले और उसके साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार बात करती है। सौरभ बहुगुणा जी हैं, अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे सुनील थोड़ी देर में, क्योंकि ये सामने आपको विधानसभा का परिसर दिख रहा है और क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सदन की शुरुआत हो जाएगी और आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कल और परसों 2 दिन के सदन की कार्रवाई देखें तो लगातार विपक्ष ने हंगामा किया है। चाहे राज्यपाल का अभिभाषण, जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे उस समय सदन में हंगामा हुआ। उम्मीद तो अंशुमन ये की जा रही है कि जिस तरह का खुशनुमा माहौल है गैरसैंण का, जिस तरह की वहाँ की वादियाँ हैं, कुछ उसी तरह का खुशनुमा बजट भी सामने आए जो कि लोगों के हित में और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये बजट रहे, उससे उम्मीद बहुत सारी की जा रही है। बिल्कुल सुनील, निश्चित तौर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश होने वाला है, पर्यटन की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड की रीढ़ है पर्यटन, किस तरीके से देखते हैं आज के बजट को? भाई, बहुत अच्छा बजट पेश होने वाला है और हमारे पर्यटन को 4 चांद लगेंगे और हम बढ़ेंगे। और जो कल का दिन था काला दिन था और मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ संविधान तोड़ो यात्रा कर रही है। कल क्या हुआ, कल संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, अमर्यादित काम किया गया, ये हमारे लिए बहुत कलंक की बात है।
और मैं समझता हूँ पीठ से जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको मान लेना चाहिए। मंत्री जी, उनका कहना है कि उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था, लेकिन सरकार सत्र को चलाने नहीं चाहती, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती। हम लोगों ने सत्र 8 तारीख 18 तक कर दिया था, हम तो चलाना चाहते हैं, चलाएंगे निश्चित। एक बात ये भी कही कि मंत्री अपनी पूरी तैयारियों के साथ नहीं आते, उनसे जो सवाल पूछा जाता है। थोड़ा सा समझिए, पर्यटन मंत्री हैं चूंकि सतपाल महाराज, और ऐसे में पर्यटन के लिए क्या कुछ और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन्हें क्या उम्मीद है? हर जगह पर क्योंकि पर्यटन विभाग आपके पास है, बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है कि अभी जिस तरीके की संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, कितने विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं पर्यटन में? और ये चाहते हैं कि जो हमारे सीमा के जो इलाके हैं वहां पर पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी जो है बॉर्डर्स भी हमारे सुरक्षित होंगे और हमारे बॉर्डर पर एक्टिविटीज भी होंगी। और जो केंद्र सरकार की चिंता है कि हमारे गाँव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। पलायन महादेव हो गया और उसके बाद आपका माणा गांव हो गया, माणा से आगे कोई प्लान है आगे पर्यटन की दृष्टि से पलायन को रोकने के लिए? कोई रोजगार की व्यवस्था? पलायन, रिवर्स पलायन को लेकर सरकार लगातार बात करती है, लेकिन पलायन को लेकर किस तरीके से प्लान तैयार करें? अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आजीविका उनकी चलेगी, कई लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं, चारधाम की यात्रा हो या उसके साथ ही पर्यटन को लेकर क्या प्लान, कैसे? उदाहरण देता हूँ, आपको पता है रिवर राफ्टिंग, सारे गाँव जो अगल बगल के गाँव थे पहले खाली हो गए। जब से रिवर राफ्टिंग चालू हुई गंगा के अंदर, सारे गांव बच गए हैं और सारे गांव में एक्टिविटी चालू हुई। तो हम जब एक्टिविटी चालू करेंगे, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, आपका टिम्बर सैंड के अंदर जो शंकर जी वहां पर स्विमिंग पूल बनता है उसका टूरिज्म हो गया, तो हमारी गतिविधि बढ़ेगी और इससे जो है गाँव हमारे महसूस। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील, ये थे सतपाल महाराज जी जो कि पर्यटन मंत्री हैं, और हम संसदीय कार्य मंत्री से बात करेंगे। प्रिंसिपल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि आज जो है बजट पेश होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज सदन का, किस तरीके से देखते हैं सर? आज प्रदेशवासियों के लिए मैं बधाई दे रहा हूँ कि आज फुलदेई का त्योहार है, और मुश्किल से जो बच्चे मेरे के आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज ही बजट प्रस्तुत होना है, हमारा लोक पर्व हम लोग मना रहे हैं, और सबके लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बजट प्रस्तुत होता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बस एक अंतिम सवाल की, विपक्ष और निर्दलीय विधायक कह रहे हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से कर्ज है और लगभग अनुमानित बजट जो बताया जा रहा है, किस तरीके से कि प्रदेश का विकास तो होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं कैसे होंगी सर? देखिए, बजट जो कर रहे हैं सारी चीजें इसमें है, लेकिन ये भी आप समझिए कि ऋण लेना यानी लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। हमें प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेशवासियों के विकास के लिए हमें ऋण लेना पड़ता है तो लेंगे, लेकिन यदि हमने पिछली बार से कम ऋण लिया है ये अच्छी बात है। ये वित्तीय अनुशासन के साथ हम अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। विपक्ष ने कहा कि आज हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, और क्योंकि सरकार आवाज को दबाना चाहती है हमारे, वो तो आपने 2 दिन देखा जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज वो सदन में आएंगे, अच्छा ब्रिगेड हैंडिंग ब्रिगेड में पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे सुझाव देंगे। अच्छे महिला विधेयक आ रहा है, मिडल अध्यादेश आ रहा है, उसमें अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, बजट पे वो बहस करें, अच्छे सुझाव देंगे, उसको स्वीकार। क्या पर्यटन और रोजगार पर फोकस करने वाला सभी चीजों पे हम लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोच रहे हैं, छात्रों के लिए बहुत विशेष इसमें कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, पर्यटन क्षेत्र में कर रहे हैं, सभी के लिए इसमें प्रावधान। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री भी हैं, प्रिंसिपल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि किस किस क्षेत्र में जो है इस बजट पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि जरूरी है महिलाओं को सशक्त करना है। जिस तरीके से सरकार कहती है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हम योजनाओं का अपने लाभ पहुंचाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि जो पलायन करके बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं उनका रिवर्स पलायन करवाया जाए। क्योंकि सुनील, जब आप पहाड़ की तरफ आते हैं तो कई जगहों पर ऐसे देखते हैं कि कई जगहों पर घर खाली हो गए हैं, खेत बंजर हो गए हैं। ऐसे में उनको अपने घर को पलायन करके कहीं दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रोजगार उतना ज्यादा नहीं है, पर्यटन बाजार नहीं, रोजगार नहीं और व्यापार नहीं, ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी तो फिर पलायन करने को मजबूर हो जाता है आम आदमी। और ऐसे में चूंकि खेती की संभावनाएं पहाड़ में बहुत कम ही स्तर पर होती हैं अंशुमन, तो उस पर भी निर्भर रहना कोई लोगों के लिए वो मुनाफे का सौदा नहीं हो सकता है। ऐसे में लोग वहाँ से बाकी जगहों के लिए पलायन करते हैं। सरकार बात तो कर रही है अंशुमन लगातार कि हम पलायन को रोकना चाहते हैं, लेकिन जो प्लान है, जो चरणबद्ध तरीके से सरकार जो प्लान तैयार कर रही है, उसका खाका, उसका रोडमैप बताने से कतराते नजर आते हैं तमाम लोग। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सुनील, क्योंकि
बहुत पहले से लगातार ये बातें चल रही हैं कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन हालांकि पिछले साल की अगर चारधाम की यात्रा देखें तो बहुत भव्य तरीके से चली। इस बार सरकार का ये प्लान है कि चारधाम की यात्रा और अच्छे संचालित की जाए, लेकिन क्योंकि जो टेक्निकलिटी है पहाड़ की जो जनजीवन है यहाँ का, वो थोड़ा सा कठिन है, वो थोड़ा टफ है। और यहाँ पे रहने वाले लोग, खास करके जो महिलाएं हैं और हॉस्पिटल्स की जो यहाँ पर व्यवस्था है, उसको लेकर थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो स्कूल की जो व्यवस्था है, अगर किसी बच्चे को पढ़ने जाना है तो उन्हें 2-3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और पहाड़ का 4 किलोमीटर, मैदान का कम से कम 15 किलोमीटर हो जाता है, और बच्चों को पैदल वो कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में वहां पर अध्यापक भी कभी कभी उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में शिक्षा विभाग की भी ये जिम्मेदारी है और बजट में भी ये प्रावधान होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को अगर लेकर बात करें तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो लोकल एरियाज में होते हैं, उनको भी मजबूत करने की, वहां पर डॉक्टर्स अगर सही से उपलब्ध होंगे तो किसी को पहाड़ छोड़कर मैदान की तरफ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अगर पहाड़ पे आपको एक पहाड़ की चोटी पर किसी का घर है और किसी की तबियत खराब होती है तो वहां पर रोड की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है, तो उन्हें खाट में बिठा के 4 लोग लेकर नीचे आते हैं, उसके बाद जो है उनको वाहन से कहीं दूसरी जगह पर भेजा जाता है। ऐसे में जान माल की क्षति ज्यादा होती है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सब आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी आप लीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं लीजिए, या उसके साथ ही शिक्षा की सुविधाएं लीजिए, सब एक कनेक्टेड है। अगर पहाड़ के लोगों को, क्योंकि उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो उसका उद्देश्य यही था कि पहाड़ के लोगों को, चाहे वो रोजगार से जोड़ने की बात हो या शिक्षा से जोड़ने की बात हो, उन सभी के लिए पूरी मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके, जिससे जो लखनऊ से चलती हुई सरकारें नहीं कर पा रही थी, तो उत्तराखंड में जो अपनी सरकार होगी तो वो बेहतर तरीके से पहाड़ का विकास कर पाएगी। इसलिए राजधानी भी गैरसैंण यहाँ बनाएगी, क्योंकि ये चार जिलों से लगती हुई पूरी राजधानी है, तो यहाँ पर लोगों का विकास ज्यादा अच्छे से हो सकता है। सत्र यहाँ पर संचालित हो रहा है। कल कुछ महिलाएं भी इस तरह की कार्रवाई देखने पहुंची थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर यहाँ पर पूरी अस्थायी रूप से राजधानी बना दी जाती है, यहाँ पर अगर सत्र चलेगा, यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे, तो क्योंकि इससे रोड की कनेक्टिविटी का भी विकास होगा, रोड का विकास होगा, उसके साथ जो है शिक्षा के स्तर बढ़ेंगे, और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि उनको दूसरी जगह पर न जाना पड़े, उनको वहीं पर मूलभूत सुविधाएं अगर मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र की बात कर ले, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बात कर ले, या उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बात कर ले, और जरूरी ये भी है कि लॉ एंड बड़ी चुनौती अंशुमन जोशीमठ भी है सरकार के सामने। बिल्कुल, एक बड़े स्तर पर पुनर्वास होना है, और क्योंकि जो 8 केंद्र की समितियों ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है, उसके बाद प्रस्ताव भेजा गया है। अब प्रस्ताव देखिए कितने का पास होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके की स्थिति है, भूदसाव जोशीमठ में जिस तरीके से हुआ, कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, और उसके बाद अभी भी वहां के लोगों को हालांकि विकल्प जरूर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो उस पर उनको मान्य नहीं है। और इतने बड़े स्तर पर अगर पुनर्वास करना है तो राज्य की वित्तीय स्थिति उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए केंद्र से उसका सहयोग लेना पड़ेगा। हालांकि प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, और उसके बाद जब केंद्र से सहयोग मिलेगा उसके बाद बड़े स्तर पर उन सभी का पुनर्वास होना है। जमीन का चयन किया गया है, 3 विकल्प भी दिए गए हैं। उन विकल्पों में से वो जो लोग हैं जिनका भवन क्षतिग्रस्त है, जिनकी जमीनें वहां पर आ रही है, जिनके घर वहां पे थे, वो उस विकल्प को चुन सकते हैं। सुनील, बिल्कुल, चूंकि पूरा शहर का शहर बसाना है अंशुमन, और उसके लिए एक बड़ा बजट उस ओर ले जाना होगा सरकार को। जब जोशीमठ पूरा दरक रहा है और दूसरी जगह पूरे वहाँ के आवाम को बसाना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक बड़ा बजट तो खर्च होगा ही। उसके लिए कुछ ये माना जाए कि बड़े स्तर पर सरकार ने प्लान किया है और एक बड़ा बजट जो है सरकार उसके लिए रखेगी। जोशीमठ में अगर पुनर्वास की बात कर ले तो चाहे पीपल कोठी हो, कई जगहों पर प्रीफैब्रिकेटेड होम्स बनाए जा रहे हैं। अगर उनको किसी भी व्यक्ति को जरूरत होती है तो वो उसको चूज कर सकता है। आपके जमीन का आपको मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है कहीं और जमीन लेना चाहते हैं, आप खुद से घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प दिया गया है। यानी 3 विकल्प सुनील उन सभी लोगों को दिए गए हैं। भवनों की जो भवन क्षतिग्रस्त है उसका मुआवजा उन सभी लोगों को पहले दे दिया गया, और उसके साथ ही उनको विकल्प भी अलग तरीके से दिए गए हैं। अब एक बड़े स्तर पर पुनर्वास होना है। जोशीमठ की जो वर्तमान की स्थिति है, पूरा जोशीमठ दरारग्रस्त नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लगभग 25 से 30% ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं। तो जो और आने वाले वक्त में जब बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होगी, चारधाम के साथ जब बद्रीनाथ में लोग जाएंगे, तो एक ही वैकल्पिक मार्ग है। अगर हेलन बाईपास सुनील बना होता तो फिर उतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि आपको फिर जोशीमठ एंटर नहीं करना पड़ता, आप नीचे से ही जा सकते थे। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, आपको जोशीमठ होते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए ये प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है कि चेक पोस्ट लगाई जाएगी जोशीमठ से पहले, और एक एक करके गाड़ियों को भेजा जाएगा, यानी 1 वे गाड़ियों को भेजा जाएगा, जिससे उन पर भार न पड़े। अगर भार पड़ेगा तो वहां जो रोडों में दरारें हैं वो जो भार है उसको वहन नहीं कर पाएंगे, ऐसे रोड और धंस जाएगी, तो जानमाल की क्षति ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर पूरा व्यापक तरीके से पूरी व्यवस्था चारधाम की यात्रा को लेकर तैयार की गई है। और इसीलिए इस बार जो एक प्लान तय किया जा रहा है कि एक जितने भी यात्री आए
आएगी उनका एक डेटा तय होगा कि कितने लोग कहाँ यात्री दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लोग बिना रजिस्टर के वहां पर पहुंच जाते हैं तो उनका डेटा सरकार के पास नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू की गई कि जो लोग आना चाहते हैं वो अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रिप कार्ड वो बनवाएं, उसके लिए ऐप भी अभी शुरुआत की जा रही है, अप्रैल के महीने से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप अपना ट्रिप कार्ड बनवाइए और पूरी तरीके से ई वाहन के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी विशेष तौर पर सरकार फोकस कर रही है और इस बजट में कुछ प्रावधान हो सकता है। देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें भी अभी चलाई गई हैं, क्योंकि जो बसेस थी BS4 इंजन की थी और BS6 के इंजन के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक बसों को भी जो है देहरादून से दिल्ली के लिए अभी कुछ दिन पहले ही चलाया गया। और क्योंकि प्रयास ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाए। लौटूंगा अंशुमन आपके पास। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं, जहां पर दिल्ली से ये खबर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है बजट को लेकर। बोले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा कि स्वरोजगार पर हमारा फोकस रहेगा और कुछ इसी तरह की बातें करते हुए नजर आए वित्त मंत्री भी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया। बजट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ सरकारी रोजगार एक सीमित उसकी संख्या है। सरकारी रोजगार के अतिरिक्त जो स्वरोजगार है, हमारा मुख्य रूप से इस पर फोकस रहेगा। हमारे स्टार्टअप ग्रुप रहेंगे, स्वरोजगार की योजनाएं रहेंगी, स्वयं सहायता समूह हैं, अनेकों ऐसे जो छोटे हमारे लघु उद्यमी हैं, छोटा महिला उद्योग करने वाले हैं, उन सभी को हम इसमें प्रोत्साहित करेंगे। मातृशक्ति को, नौजवानों को, सभी को इस बजट से निश्चित रूप से उनका प्रोत्साहन हो। इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान, बाकी बजट आएगा तो निश्चित रूप से सभी को अच्छा लगेगा। गैरसैंण विधानसभा में धामी सरकार का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री करीब 79,000 करोड़ के बजट को पेश करेंगे। बजट से पहले हिंदी खबर की टीम ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की। गैरसैंण में इस बार बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आशाएं हैं कि ये सत्र उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, 13 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, क्या इस बार सत्र में नया रहने वाला है, क्योंकि गैरसैंण में इस बार सत्र आयोजित होने वाला है? देखिए, आप जानते हैं लास्ट टाइम जब सत्र हुआ था तो एक चर्चा थी कि भाई हम लोग गैरसैंण में सत्र नहीं कर रहे हैं और ग्रीष्मकालीन घोषित की गई है राजधानी के रूप में। तो बड़ी बात तो यह है कि हम गैरसैंण में अब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सत्र जो हमारा बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहता है किसी भी विधानसभा का या सरकार का, तो उस नाते सत्र हमारा गैरसैंण में हो रहा है, बजट सत्र हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 13 तारीख से ये प्रारंभ होगा। पहले दिन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, अगले दिन चर्चा होगी और उसके बाद चूँकि हम लोग कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से बैठने वाले हैं, उसमें जो भी एजेंडा हम लोग तय करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग चूँकि जैसे मैंने कहा कि बजट सत्र है तो सरकार का बजट जो है 15 तारीख को हम लोग पेश करेंगे और अगले दिन उस पर चर्चा करेंगे। सर, क्योंकि आम जनता को ये आशाएं हैं कि उनकी अनुरूप कार्य होगा, आप लोगों ने बातचीत भी की है, राय शुमारी भी की गई है, तो कितना हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, किन किन क्षेत्रों पर बेसिक फोकस होगा? देखिए, ये मान के चले कि जिस प्रकार से लास्ट टाइम हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की थी और हमारे विशेषज्ञ लोग और तमाम क्षेत्रों के लोगों से हमने चर्चा की थी और मुझे याद है कि 15 मई को हम लोग नैनीताल में बैठे थे और 19 मई को हम लोग देहरादून में बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे दोनों बैठकों में और इस बार भी उस परंपरा को हमने जारी रखा। इस बार हमने ये भी किया कि व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से जो जनता के अहम सुझाव हमारे सामने आए उनको संकलित किया है। साथ में जो हमारे जिलाधिकारी हैं अनेकों डीएम्स के माध्यम से भी हमने इस प्रकार की बैठकें की हैं, उनके भी सुझाव आए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम लोग देहरादून एक बार फिर बैठे थे। तो इन सब बिंदुओं पे विचार करके सभी को हम बजट में समाहित करने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात ये होगी कि ये वाला बजट हमारा जो है पूरे जनता को फोकस करके हम लोग इस बजट में अनेकों प्रावधान कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के लिए विशेष रूप से, युवाओं के लिए विशेष रूप से, बेरोजगारी को कैसे हम दूर करें, यानी कि रोजगार कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। ये सारे बिंदुओं पे प्रमुख रूप से इस बजट में हम लोग प्रावधान कर रहे हैं और मुझे लगता है ये समावेशी बजट होगा, अच्छा बजट होगा। जनता ने पिछली बार भी सराहा था, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी बजट में भी लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है सर, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।